नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज बात करेंगे कक्षा 12 का अपना जो पाठ रहेगा सहर्ष स्वीकारा है। चलिए इसकी जो सप्रसंग व्याख्या है सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। देखिए, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। देखिए, कठिन कोई शब्द है नहीं, जो भी होगा उसका अर्थ आपको जो है बता दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली, गर्बीली यानी होता है गर्व से भरी हुई, गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव, वैभव धन संपदा को कहते हैं, संपत्ति को कहते हैं। दृढ़ता यह भीतर की शरीता, यह अभिनव, अभिनव होता है नया, अभिनव यानी होता है नया। सब मौलिक है, मौलिक है, मौलिक होने का मतलब है वास्तविक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। अपलक का अर्थ होता है बिना पलकें झपकाए। ठीक है, संवेदन तुम्हारा है, संवेदन का अर्थ संवेदना रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके भावार्थ की अपन बात करते हैं कि यहाँ कवि ने जीवन की सभी स्थितियों को सहर्ष स्वीकारने की बात यहाँ पर कही गई है। कवि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए क्या कहता है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी सुख दुख हैं, उपलब्धियां हैं, सफलताएं हैं, असफलताएं हैं, जो कुछ भी है मैं उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूं। इसीलिए कहा है कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। और इसका कारण क्या है, इसको स्वीकारने का कवि कारण बताते हुए कहता है कि इसका कारण था कि मेरे पास जो कुछ भी है उसे तुमने प्रेम पूर्वक अपना माना है और ये सब तुम्हें भी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने प्रसन्नता पूर्वक इन सबको अपना लिया है। मुझे मेरी गरीबी पर गर्व है। तो कवि ने कहा है कि गर्बीली गरीबी यह है कि मुझे मेरी गरीबी पर गर्व है। जीवन में मुझे गहरे अनुभव प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि ये गंभीर अनुभव सब, यानी मुझे जीवन में गहरे अनुभव प्राप्त हुए हैं। और फिर है ये मेरे पास विभिन्न प्रकार के विचारों की संपत्ति है, विचार वैभव, विचारों की संपत्ति है। मेरे व्यक्तित्व में दृढ़ता है, दृढ़ता यह का मतलब मेरे व्यक्तित्व में दृढ़ता है। मेरे मन में प्रवाहित सरस भावनाओं की जो नदी है वो बह रही है। तो भावनाओं की, विचारों की जो सरिता है, जो नदी है वो बह रही है। इसके अलावा बात करें तो यह सब कुछ क्या है, अभिनव यानी नया है और स्वाभाविक है यानी मौलिक है। इसमें किसी भी प्रकार की बनावट या दिखावा नहीं है, यानी मेरे विचार जो हैं वो मौलिक हैं। और इसका कारण ये है, क्या है इसका कारण, कि मन में जो हर क्षण भाव उठ रहे हैं वे निरंतर सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं। ठीक है, वे कभी भी पलक झपकाकर नींद नहीं लेते हैं। इन सब के पीछे जो है तुम्हारी जो संवेदना है वो प्रेरणा का काम कर रही है। तो इस प्रकार ये जो इसका अर्थ रहेगा वो मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, चलिए विशेष की बात करते हैं। कुछ विशेष बातें इसमें बताई गई हैं, जैसे कवि ने अपने अंतःकरण की प्रवृत्तियों एवं गहन अनुभूतियों को निजी यानी खुद का और मौलिक बताया है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा, रूपकातिशोक्ति अलंकार आपको यहाँ पर मिलेगा और पल पल में यहाँ पर मिलेगा आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, चलिए भाषा बिल्कुल सरल है, जैसे भाव है वैसी भाषा है, तो भाषा अनुकूल है भाई भावों के। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भाव सौंदर्य में वृद्धि कर रहा है, तो ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट पद जो रहेगा उसकी बात अपन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पद में है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। नाता यानी रिश्ता ही होता है, ठीक है, संबंध होता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता, सोता का स्रोत होता है, सोता यानी होता है स्रोत। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता यानी मुस्कुराता, चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। ठीक है, चलिए इसका भावार्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। तो कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं यह नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच में कैसा गहरा रिश्ता है, किस रिश्ते के कारण मैं तुम्हें इतना प्रिय मानता हूँ। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मेरे इस स्नेह को अपने हृदय से कविता रूपी भाव में जितना व्यक्त करता हूँ, यानी इस प्रेम को
इन दोनों के बीच में जो प्रेम है, हमारे दोनों के बीच में जो प्रेम है, इस प्रेम को अपने हृदय के माध्यम से कविता के रूप में जितना मैं व्यक्त करता हूँ, उतना ही मेरा हृदय जो है वो स्नेह से फिर भर जाता है, फिर से भर जाता है। जितने इसमें भाव उठते हैं, जितने भावों को मैं कविता के माध्यम से व्यक्त करता हूँ, उतने भाव फिर उठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना या स्रोत है, जिसे निरंतर स्नेह रूपी जल बहता रहता है। भाई मेरे अंदर क्या है, प्रेम का कोई झरना है जो हमेशा बहता रहता है, और इस प्रेम से भरे हृदय के ऊपर तुम विराजमान रहते हो, ऊपर तो तुम विराजमान रहती हो। और जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में रात भर अपनी चांदनी बिखेरता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा मेरे हृदय को अपने आकर्षण से प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बात भी आपके समझ में आई होगी। विशेष की बात करें तो सहज सरल प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग है। कवि ने किसी अज्ञात प्रियजन के प्रति अटूट रिश्ता बताया है। अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमारा रहेगा कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि यहाँ पर खुद को सजा मांग रहा है, किसकी बात की, भूलने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अनंत अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसीलिए कि तुमने ही परिवेष्टित यानी चारों ओर आच्छादित यानी ढका हुआ रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। तो इस भाग में कवि का प्रिय के प्रति मार्मिक जो वियोग है वो प्रकट यहाँ पर हुआ है। प्रिय के अभाव में वह कैसे जिएगा, इस बात की चिंता कवि को लगी रहती है। प्रिय के वियोग में कवि व्यथित हो रहा है और कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं। यद्यपि प्रियतमा को भूलना बहुत कठोर दंड माना जाता है, परंतु फिर भी मैं यह दंड झेलने को तैयार हूँ। कवि कहता है कि प्रिय वियोग के कारण उसके जीवन में दक्षिण ध्रुव जैसा, जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है, तो उसी प्रकार कवि ने कहा है दक्षिण ध्रुव के जैसा अंधेरा जो है वो छा जाए। वियोग की काली अमावस्या जो है उसके शरीर, मुख और हृदय पर छा जाए। मैं उसी वियोग वेदना को झेलूं और उसी में नहा लूं, डुबकी लगा लूं। कवि कहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के प्रेम से पूरी तरह घिरा हुआ है। प्रिय के स्नेह का उजाला जो है वो अत्यंत रमणीय और सुंदर है, परंतु यह उजाला मेरे लिए तो असहनीय हो गया है, इसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे यह सहा नहीं जा रहा है। वियोग के कारण कवि को प्रेम का जो प्रकाश है वो असहनीय लग रहा है, कवि उसको सहन नहीं कर पा रहा है। कवि इसीलिए अपने प्रिय से उसे भूलने की बात कह रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए विशेष की बात करें तो भाषा यहाँ पर सहज व सरल रहेगी। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कवि के लिए अपनी प्रिया को भूलने का दुख जो है वो दक्षिणी ध्रुव की अमावस्या के जैसा गहरा बताया है। ठीक है, और तत्सम, तद्भव तथा देश शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो अपना रहेगा उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। देखें, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, चुभती है, दर्द देती है, कमजोर और अक्षम हो जाती है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता का मतलब है भविष्य की संभावना। बहलाती शहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, वीवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल में लापता। देखिए यहाँ पर कवि ने आत्मा का उदाहरण देकर जो है आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति भी की है। देखें, कवि कहता है कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता, तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरे मन में प्रिय की ममता सदा बादलों की भांति मंडराती रहती है, भीतर पिराती है, और यह जो कोमलता है, ममता की जो कोमलता है वो मेरे हृदय को अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाती है, और कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, और इसी कारण मेरी आत्मा जो है वो कमजोर और असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है,
और जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है, और ये सोचकर छटपटाती छाती, है ना, तो ये सोचकर जो है वो मेरा हृदय छटपटाने लगता है, और भयानक भविष्य की कल्पना से मैं कांपने लगता हूँ। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, तो प्रिय का बहलाना सहलाना और अपनापन जताना भी मुझसे सहन नहीं हो रहा है, और इसीलिए कवि कह रहा है कि प्रिय की आत्मीयता मुझसे है बर्दाश्त नहीं हो रही है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। तो कवि कहता है कि मैं संघर्षशील हमेशा बना रहूं, परंतु प्रिय के प्रेम के कारण मेरी अक्षमता मेरी आत्मा को प्रताड़ित कर रही है, मेरी आत्मा को दुख पहुंचा रही है। कवि कहता है कि मुझे दंड दो ताकि मैं पाताल की जो गहरी अंधेरी जो गुफाएं हैं, जो सुरंगें हैं, दम घुटने वाले बादलों का जो धुआं है, वो हमेशा के लिए मैं उसमें लापता हो जाऊं, अर्थात हमेशा के लिए मेरा अस्तित्व यहाँ से खत्म हो जाए। ठीक है, भाषा सरल है, सहज है, परवाहमयी है, और कौन सी भाषा भी, कौन सी भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ममता के बादलों में आपको लाक्षणिकता मिलेगी, अनुप्रास और मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग है। कभी अपने प्रिय को भूल जाने का दंड भी मांग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा जो रहेगा कि लापता की वहां भी हो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। बिल्कुल सरल है, कोई कठिन शब्द यहाँ पर नहीं है। देखें, इसमें कवि ने अपने जीवन की सभी स्थितियों की प्रेरणा प्रिय जो है, प्रिय को ही माना है। प्रेरणा स्रोत जो है वो किसको माना है, अपने प्रिय को ही माना है। कवि अपने प्रिय से दंड भी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और अंधेरी गुफाओं में लापता हो जाऊं। इस प्रकार के दंड की सिफारिश जो है, दंड की बात यहाँ पर कवि करता है। उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी मैं प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि उस दशा में भी तुम्हें मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा। तुम्हारे निश्चल प्रेम की जो अनुभूतियां हैं मुझे वहां भी सहारा प्रदान करेंगी। ठीक है, ये बातें आ चुकी हैं अपनी। आगे देखें कि या मेरा जो होता सा लगता है या होता संभव है, तो कवि कहता है कि मेरा अस्तित्व तुम्हारे ही कारण है। मेरे जीवन में जो कुछ है अथवा जो कुछ होता सा लगता है या होने की संभावना है, वह सब तुम्हारे ही कारण है। वह सब किसके कारण है, तुम्हारे ही कारण है। मैंने जीवन में जो कार्य किए हैं उन कामों के लिए मैं जाना जाता हूँ, जिन कार्यों में मैं घिरा हुआ हूँ उन सब कामों की प्रेरणा मुझे तुमसे ही मिली है, और मेरे जीवन में जो कुछ है उन सबको मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी हर उपलब्धि के पीछे तुम्हारा हाथ, तुम्हारी प्रेरणा हमेशा काम करती है। देखें, बात समझ में आई होगी, भावार्थ बिल्कुल सरल है। विशेष की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए, कवि अपनी सभी सफलताओं और असफलताओं का जो श्रेय है वो अपनी प्रिया को देता है। भाषा सरल व भावों के अनुकूल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भाव सौंदर्य को बढ़ा रहा है, और यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात है वो ये कि संबोधन शैली में ये पद लिखा गया है। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट जरूर करें, और चैनल पर बने रहें। कुछ समय से अपना मोबाइल जो था वो ख़राब हो चुका था, तो हमने उसको ठीक करवा लिया है, सर्विस सेंटर से ठीक करवा लिया है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब डेली जो है एक क्लास जो है आपको मिलती रहेगी, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से, और भी इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। और अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो है किस प्रकार आप में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है उसकी भी कोशिश यहाँ से जारी रहेगी। जैसे ही आप कमेंट करेंगे उसके बाद में जो है इस प्रकार का या मोटिवेशनल वीडियोस भी जो है वो डाल दिए जाएंगे, ताकि आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे ढंग से जारी रख सकें। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ, और आगे भी आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करते रहिए। जैसे जैसे ज़रूरत होगी आपको वैसे वैसे आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।